आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो बताओ। मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, कौन है? मानव का ऐसा कौन सा अंग है जो अमोनिया को यूरिया में बदलता है? फटाफट इसका कमेंट करो। पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, कौन बदलता है? मानव में जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में कौन बदलता है? फटाफट इसका आंसर करो फटाफट। मेरे भाई आंसर दे रहे, सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग। मेरे भाई आंसर दे रहे हैं सी। सी नहीं भाई, सी नहीं होगा भाई, सी नहीं होने वाला। सी किडनी, किडनी एक फिल्टर का काम करती है, ठीक है? तो किडनी है जो एक फिल्टर का काम करती है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम जो है लीवर करता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना? बी। अरे बड़ी आंत कहाँ से आई? बी बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या चीज आपको पता है? बड़ी आंत में आपके भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है वो बड़ी आंत में होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या आपका? सौर ऊर्जा के, सौर ऊर्जा को होना चाहिए भाई। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली क्रिया क्या कहलाती है भाई? फटाफट इसका आंसर करो। प्रश्न नंबर 2 का आंसर करो। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? कौन सी क्रिया है, किस कारण जो है ये जो है सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है सर जी? अच्छा, ये सालू जी बोल रहे हैं सर जी तुक्का लगा रहे, साइंस नहीं आती भाई। सिलेबस देखो ढंग से, ठीक है? 12th वाली जो सीईटी है उसका सिलेबस देख लो एक बार, ठीक है? उसका एक बार सिलेबस देख लो, आप जांच कर लो, फिर पता चलेगा। साइंस नहीं आएगी तो क्या आएगा भाई इसमें, हैं? फटाफट इसका आंसर दो। सौर ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल राइट है। भूमिका लखारा बता रहे हैं, बिल्कुल राइट है, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। जो सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य की जो एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कौन बदलता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके अंदर क्या करता है, ये जो है फोटोसिंथेसिस करके आपके जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है दोस्तों? चलो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो मानव के अंदर ब्रेन होता है उसका वजन कितना होता है आपको बताना, वेट कितना होता है? 100 प्लस कर दो एक बार फटाफट से आप सभी। चलो फटाफट से एक बार 100 प्लस कर दीजिए। अच्छा, चालू जी बोले सर मुझे साइंस नहीं आती। अच्छा भाई, तो भाई रोज क्लास लो, साइंस तो आएगी, कहाँ जाएगी? भाग के थोड़ी जाएगी, आएगी रे, एक ना एक दिन तो आएगी, इसको आना ही पड़ेगा। अरे मेहनत करने से सब कुछ होता है, ठीक है? और हम जो है आपके लिए बहुत ही जल्द जो है आपके लिए और क्लासेस लगाने की कोशिश करेंगे। और मतलब थोड़े दिन रुक जाओ आप, आपके मैथ वगैरह सभी की क्लासेस स्टार्ट होगी जी, हो जाएगी, ठीक है? चलो इसका आंसर बताओ। मस्तिष्क का जो ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है? अपने शरीर के कुल भार का कितना वेट होता है ये बताना आपको। फटाफट इसका आंसर दो। आपके जो मस्तिष्क है, आपके अंदर जो ब्रेन है उसका वेट कितना होता है? तो वो होता है आपके शरीर के कुल भार का बी 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 आंसर आ रहा है 8%। सी दे रहे हैं कोई 8%, भूमिका लखारज बता रही 8%। 8% नहीं होता भाई, मस्तिष्क का वेट 8%। ए बता रहे हिना पटेल, ए हिना पटेल ए, कृष्णा भी, दीपिका भी, हिना पटेल ए। इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कोई 12%, अरे 12% नहीं होगा भाई, ए होगा, ठीक है? आपके जो मस्तिष्क का वेट होता है वो 2% होता है सिर्फ, ठीक है? अब 8% यानी 8% का मतलब क्या होता है? अगर कोई इंसान जो 100 किलो का है तो उसका वेट क्या 8 किलो होगा? नहीं, मस्तिष्क जो ब्रेन है उसका वेट 8 किलो होगा क्या? नहीं हो सकता ना। तो सिर्फ और सिर्फ 2% होता है। अगर आपका जो पूरा शरीर है वो अगर 100 किलो का है तो आपका जो ब्रेन है उसका वेट हो जाएगा 2 kg, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का। चलो अगला क्वेश्चन। अब ए दे रहे, अब ए देने से कुछ नहीं होगा भाई। चलो आप देखो, आपने मैंने आप जो आपके लिए आपके जो क्वेश्चन है, आप बताओ आपके 38 में से कितने सही होते हैं, ये आपको बताना कमेंट में। आपके 38 में से कितने सही होते हैं? बिल्कुल राइट है, 1350 ग्राम। लेकिन वो अपने शरीर के ऊपर डिफरेंट करता है, ठीक है? ये नॉर्मली सामान्य स्थिति में यही होता है 1350 ग्राम, लेकिन जो है अपने शरीर के ऊपर डिफरेंट करता है। और अगर आपके शरीर का वेट ज़्यादा है तो आपके जो ब्रेन है उसका वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ये एक नॉर्मल इंसान का है जिसका वेट 60-70 के बीच में होता है, उसका लगभग जो है यही होता है, ठीक है? चलो इसका आंसर बताओ। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं? खाद्य ऊर्जा जो है उसको आप किस में मापोगे?
आप जो एनर्जी लेते हो अपने शरीर के अंदर उसको किस में मापोगे आप? फटाफट बताओ। जूल, कैलोरी, अर्ग, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा कैलोरी। अपन जो ऊर्जा है किसमें मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही भाई। ठीक है, कैलोरी के अंदर मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। ना थके हैं पांव अभी, ना ही हिम्मत हारी है ना, सफर कल भी जारी था और सफर आज भी जारी है, और सफर जारी रहना चाहिए। अगर सफर आपने रोक लिया तो फिर आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। हेलो सर, हेलो भाई। चलो इसका आंसर बताओ। संसार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल, केबल या केबल होना चाहिए, फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो आपके जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होते हैं जिसके द्वारा आप जो नेट वगैरह बातें वगैरह कर रहे हो इस एक देश से दूसरे देश में, वो सब इससे मतलब फाइबर, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है ये आपके मतलब पूरी समुद्रों में बिछी हुई है। और अपन यहाँ पे अपने जो लोकल स्थान वहाँ पे मतलब रेंज टावर्स हो जाती है, लेकिन बाहर अगर दूसरे देश जाना होता है तो आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछानी पड़ती है। ठीक है, तो वो किस कारण से, वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, उसके अंदर जो सिग्नल जाते हैं वो कौन से सिद्धांत पर जाते हैं? एक देश से दूसरे देश में अगर आपको जो है सिग्नल को ट्रांसफर करना है तो क्या लगाना पड़ता है? फाइबर ऑप्टिकल केबल लगानी पड़ती है। ठीक है, समुद्रों के नीचे बिछाई जाती है केबल, बड़े बड़े मतलब इसमें मशीनों के द्वारा बिछाई जाती है समुद्र के अंदर, और उससे क्या होता है जो सिग्नल है वो एक देश से दूसरे देश जाता है। ऐसे थोड़ी कि आप वहाँ दुबई में बैठे यहाँ बात कर सकते हो, वो सब केबल की वजह से होता है। ठीक है, चलो यहाँ बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसका आंसर होगा आपके डी, बिल्कुल राइट आंसर है। डी दे रहे हैं, काफी डी दिया है। इसमें जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके द्वारा जो है ये सब सिग्नल का जो है ट्रांसफर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, पानी से निकलने पर सेविंग ब्रश, सेविंग जो ब्रश होता है ना, सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? जब आप पानी में डालते, सेविंग वाला ब्रश होता है ना, सेविंग वाला ब्रश, तो पानी में डाल दो, जब तक वो सूखा रहता है जब तक उसके मतलब जो बाल होते हैं वो एकदम खुले रहते हैं। ठीक है, और जैसे आप उसको पानी में डाल के बाहर निकालोगे तो वो एकदम चिपक जाएगा। तो इस किस घटना के कारण वो चिपक जाता है? फटाफट इसका आंसर दो, एक बार 100 प्लस कर लो फटाफट। सभी को गुड इवनिंग, और इसका आंसर दो। घर्षण, इसका आंसर घर्षण कैसे दे रहे हो भाई? इसका घर्षण से क्या रिलेटेड है? ये घर्षण से रिलेटेड नहीं है भाई। फटाफट इसका आंसर दो एक बार। सी, प्रत्यास्थता नहीं भाई, प्रत्यास्थता नहीं है। सी नहीं है, सी नहीं है। बी नहीं, गलत, गलत जवाब, बी गलत जवाब। सी और बी दोनों गलत जवाब हैं। ए, ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसका ऑप्शन होगा ए, पृष्ठ तनाव के कारण। मैंने आपको बताया था ना, वाटर क्या करता है, अपनी कम से कम जगह घेरने की कोशिश करता है। तो वो क्या करेगा, जो ब्रश होगा ना, ब्रश के जितने भी वो बाल हैं उन सभी को एकदम चिकुड़ने, कम से कम अपना जो एरिया घेरने की कोशिश करेगा, उन सबको चिपका लेगा। ठीक है, ठीक है ना। चलो इसका आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। चलो भाई, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको लगा सकते हैं इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लगा देना। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति यानी पावर 2.0 डी है। यहाँ डी का अर्थ क्या है? यानी आपको बताना है जो प्रकाशीय शक्ति होती है उसको आप किस में मेजर करते हैं, किस में मापते हैं? फटाफट। अरे भाई आंसर दे दिया है, वेरी गुड भाई, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार आंसर आ रहा है आपका, वेरी गुड। मजा आया कि नहीं आया भाई? ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है बताओ? अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? भूमिका लखारा बोल रही केजीएफ भाई, कौन केजीएफ भाई? भूमिका जी, इसका आंसर दो फटाफट। सी, सी, सी बिल्कुल राइट है। डायोप्टर के अंदर आप जो प्रकाशीय शक्ति होती है, लाइट पावर होती है, उसको किसमें मापते हैं? डायोप्टर के अंदर मापा जाता है। और ये लाइट पावर का मतलब लेंस की लाइट पावर, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, लेंस की लाइट पावर जो है, जो क्या बोल रहे हो रे, ठीक है, जो लेंस की जो शक्ति मापी जाती है वो डायोप्टर के अंदर मापी जाती है, इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। और ये जो है आपके प्रकाश वाले सेप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्योंकि आपके जो एग्जाम में साइंस पूछी जाने वाली वो 10th के लेवल की पूछी जाने वाली है। ठीक है, तो ऐसे नहीं का प्रश्न भारी नहीं है। वेरी गुड भैया, धन्यवाद, आपने सभी ने 100 तो कर लिए। अब आगे बढ़ो थोड़े, रोजाना 100 है क्या? मोनू राम राम, मोनू को राम राम बोल, हमें भी बोल दिया कर कभी, हैं? हमने क्या, हमसे कौन सी दुश्मनी तेरी भाई? चलो गुड इवनिंग आप सभी को। बताओ फटाफट इसका आंसर। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को देना पड़ेगा भाई। मैंने आइंस्टीन को 2-3 बार बता दिया आपको, अब तो बताना ही पड़ेगा आपको।
फटाफट इसका आंसर दो। सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युती का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, या फिर ब्राउनियम गति का सिद्धांत। इसका आंसर करो फटाफट। आइंस्टीन ने कौन सा सिद्धांत दिया था जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? आइंस्टाइन भाई साहब जो थे ना अपने। एक बार वीडियो को लाइक कर लो सभी फटाफट, एक बार सभी फटाफट लाइक करो और जो है शेयर करो। फटाफट बोलो इसका आंसर क्या होगा। बी दे रहे हैं, कोई कोई ए दे रहा है, कोई सी दे रहा है। फटाफट इसका आंसर दो। अरे भाई आइंस्टीन ने किसका सिद्धांत दिया था? वो सिद्धांत नहीं दिया था ई बराबर एम सी स्क्वायर वाला, ई बराबर एम सी स्क्वायर वाला सिद्धांत नहीं दिया था आइंस्टीन ने। तो ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? सापेक्षता का सिद्धांत है ना। तो उसको सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जो आइंस्टीन भाई साहब हैं उनको नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लोहा किससे निकलता है? आपको लोहे का अयस्क बताना, वो कौन सा है? आपको लोहे का अयस्क बताना यानी लोहा किससे निकलता है आपको बताना है। इसका आंसर करो फटाफट, फटाफट जल्दी, 2 मिनट में आंसर आना चाहिए सभी का। फटाफट आंसर करो भाई इसका। लोहा, जो लोहा होता है ना, जो आयरन, वो किससे निकलता है आपको बताना है इसमें। लोहा किससे निकलता है? बी हेमेटाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, या फिर हिंगुल। फटाफट इसका आंसर दो। बी बी बी, वेरी गुड, बहुत शानदार, आप इतने होशियार हो गए मुझे पता ही नहीं चला है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हेमेटाइट जो है एक लोहे का एस्क है जिससे क्या निकलता है? लोहा निकलता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। और ये बॉक्साइट किसका एस्क है भाई? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एस्क है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और निद्रा को केंद्र है, निद्रा को कंट्रोल करता है आपको बताना है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास, निद्रा यानी नींद का केंद्र है या नींद को कंट्रोल करता है? इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। जो मस्तिष्क है, जो अपना ब्रेन है, उसका कौन सा हिस्सा जो है इन सभी चीजों को नियंत्रित करता है? फटाफट इसका आंसर दो। ए हाइपोथैलेमस, बी है मेडुला ऑब्लोंगेटा, सी है सेरिब्रम, या और डी है सेरिबेलम। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट। ए बी 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 ए बी बी, फटाफट, वेरी गुड, बहुत ऐसा शानदार। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। आपको भूख लगना, प्यास लगना, निंद्रा, इन सभी का जो कंट्रोल रहता है वो किसके पास रहता है? हाइपोथैलेमस के पास रहता है। और आपको मैंने एक चीज और बताई थी, अपने जो शरीर का टेम्परेचर होता है, जो ताप होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है? तो उसको भी कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं भाई, भूख लगना, प्यास लगना, नींद, सभी को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, और अपने मुख्य चीज का काम है ताप, ताप जो अपना टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। चलो बढ़ते हैं आगे। ना थके हैं पांव अभी, ना हिम्मत हारी है। चलो भाई फटाफट बढ़ो आगे, फटाफट बताओ इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण होता है? इनमें से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है? फटाफट इसका आंसर करो। राम राम सर जी, राम राम भाई। सारू है शुरू है जो भी, शुरू। ठीक है, राम राम भैया। चलो इसका आंसर करो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? अब फटाफट एक बार शेयर करो क्लास को और लाइक करो, लाइक करो फटाफट। अभी तक 53 लाइक आए हैं, क्या यार, लाइक में कंजूसी मत किया करो। फटाफट कमेंट करो, इसका आंसर कमेंट करो फटाफट। इसका आंसर क्या होगा भाई? कौन सा विषाणु से होने वाला रोग है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है, सेसक जो होता है वो विषाणु से होने वाला रोग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरे मलेरिया कैसा हो गया मेरा भाई? कमलेश बोल रहा है मलेरिया। मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलीज से होता है ना, मच्छर से होता है ना, मादा एनाफिलीज। ठीक है, एनाफिलीज। मलेरिया मैंने आपको बताया मच्छर से होने वाला, और एक होता है एडीज। एडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है डेंगू। ठीक है, तो ध्यान रखो इस चीज का। ठीक है, डी, अरे डी टाइफाइड से होता है, टाइफाइड, टाइफाइड है ना, वो विषाणु थोड़ी है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखो इस चीज का। ठीक है, टाइफाइड क्या है? विषाणु नहीं है, ये एक प्रकार जीवाणु है। और ये आपको पता है हैजा ज्यादातर आपके कौन से अंग को प्रभावित करता है? आपका जो पेट होता है, अमाशय वगैरह, इनको इनको प्रभावित करता है हैजा। ठीक है, चलो ए के ऊपर मुक्का मारे से, वेरी गुड, ए सही है। ठीक है, इसका आंसर जो है ए बिल्कुल राइट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ध्वनि की तीव्रता किसमें अधिक होती है? आपको बताना है, जो ध्वनि होती है, जो साउंड होता है, उसकी सबसे ज्यादा तीव्रता किस में होती है? धातु में होती है, वायु में होती है, जल में होती है, या फिर बहुलक में? फटाफट इसका आंसर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ध्वनि की जब सबसे तीव्रता होती है वो किसके अंदर होती है? फटाफट इसका आंसर करो। बी वायु में, कोई बोल रहा है जल में। ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक किस में होती है? फटाफट कमेंट करो भाई, फटाफट इसका आंसर बताओ। बी 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 वायु कैसे आ रहा भाई? ए बता रहा कोई बी। अरे भाई, ध्वनि की सबसे ज्यादा जो तीव्रता होती है, सबसे ज्यादा ध्वनि किस में ट्रेवल करती है? धातु में नहीं करेगी। ए कैसे, बी बी कैसे आएगा? वायु कैसे आएगा? हैं? वायु में नहीं करती ध्वनि, सबसे ज्यादा जो ट्रेवल करती है, पहले बताओ धातु में करेगी। गैस के अंदर सबसे कम होती है ध्वनि की ये जो तीव्रता है वो। देखो कैसे होता है, सबसे ज्यादा होती है ठोस में, ठीक है, उसके बाद आता है लिक्विड द्रव में, और उसके बाद आता है गैस, ठीक है। तो सबसे पहले ठोस में सबसे ज्यादा जो है ध्वनि ट्रेवल करती है, सबसे ज्यादा तीव्रता जो ध्वनि की होती है ठोस में होती है। अब इन चारों में से पता लगाओ ठोस कौन सा है? ठोस कौन सा है भाई इन चारों में से? ए दिख रहा है ना, धातु। धातु ठोस होती ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा मेरे दोस्तों। अरे घूमने की कोशिश ना करो, घूम देखो। आप देख रहे हो ध्वनि कौन सी? ध्वनि साउंड, यानी कि आप जो भी बोलते नहीं हो, बोलते वो नहीं, जैसे बोलते वो भी है। और एक अगर आप किसी के ऊपर मान लो आप चोट लगाते हो, ऐसे टक से हथौड़े से मारते हो, तो ज्यादा साउंड कौन प्रोड्यूस करेगा? किससे ज्यादा साउंड आएगा? धातु से आएगा, या आप वायु में मारोगे उससे आएगा? है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। और धातु में अब देखो, इसमें एक आप चीज ध्यान रखना, एक आप डॉपलर प्रभाव है आपके अंदर, साउंड के अंदर, ठीक है, तो वो भी आप पढ़ के जाना। डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। मैं बता दूंगा वैसे आपको, और जब आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे तो आपने उसमें चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आप याद रखना, ठीक है। डॉपलर प्रभाव जो है साउंड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ध्वनि की तीव्रता किस में होती है? धातु में होती है, यानी ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में आएगी, उसके बाद गैस में आएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलो। चलो बताओ अगला क्वेश्चन, बताओ भाई। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। वायुयान जो एरोप्लेन होते हैं उनमें जो ईंधन के रूप में है, क्या प्रयोग किया जाता है? फटाफट इसका आंसर दो भाई। हाँ वेरी गुड सालू जी, क्या बात है। थोड़ा पढ़ लो पहले बेटा सालू जी, अभी तो बोल रहे सर हमें साइंस नहीं आती, अब बोल रहे सर साइंस में तो सब फेल है। फेल कुछ नहीं भाई, थोड़ा पढ़ो आप, थोड़ा ध्यान दो। चीजें एकदम, कोई साइंस जैसा सब्जेक्ट आप एकदम नहीं पढ़ सकते, ठीक है, ठीक है ना। हलवा नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो, पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है, तो कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है ना। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो फिर जीने का मजा क्या है, ठीक है। थोड़ा बहुत नई नई चीजें देखो इसमें, बताओ। अब इसमें सभी आंसर दे रहे सी, एक ने दिया सी, सभी चिपक गए सी के पीछे पड़े बेचारे के। अरे सी ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगड़ा है? अरे हैं, कोई बोल रहा है डी। सालू जी हमें सीईटी नहीं करनी, तो क्या करोगे भाई? बी 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 ए ए, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। हरजीत कुमार ने ए बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार की शानदार। हाँ सभी भेड़ चाल चल रहे हैं देखो। अरे भाई, वायुयान जो होते हैं ना, एरोप्लेन वगैरह होते हैं ना जितने भी, उनके अंदर एथिल अल्कोहल का रूप, मतलब प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आप बता रहे हो सी सी, एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड है। अरे यार, मैंने सोचा कुछ शायद कुछ आता है, लेकिन नहीं, अपने को बस चलना है आगे। अगर भेड़ चल रही है गर्दन नीचे करके, तो अपने को उसके पीछे जाना, चाहे वो कुएं में गिरे, लेकिन अपने को साथ में गिरना तो पड़ेगा भाई, है। नहीं तो उसकी क्या इज्जत रहेगी ना। आगे वाला ने सी बताया तो अपन भी सी बताते हैं, अपने क्या जाता है, कमेंट ही तो करना है, ठीक है। देखो इसमें जो वायुयान वगैरह होते हैं, इनके जो ईंधन होता है, इसको आप मत बोल सकते हो, एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है उसमें, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। भेड़ में नहीं चलना, मतलब भेड़ जैसे चलती है ना, गर्दन नीचे झुका के, वैसे नहीं चलना है। कुछ करो और सीना तान के चलो। चलो बड़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन। ये बताओ, ये तो आपने जरूर पढ़ा है, ये तो आपने जरूर जरूर पढ़ा है, शायद 10th क्लास में पढ़ो, शायद 9th में पढ़ो, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है इस क्वेश्चन को आपने। हाँ भाई, अरिजीत कौर नाम आपका, चलो कोई नहीं। चलो भाई इसका आंसर दो।
तेल दीप में बत्ती का तेल जो दीपक होता है, अब आप दीपावली के ऊपर दीपक जलाओगे ना, उसमें बत्ती के अंदर जो तेल आता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा आता है, ये आपको बताना है। कि आप बोलते हैं उस क्रिया को, जैसे भाई आपको पता है बत्ती ऊपर है और तेल ऊपर चढ़ रहा है, इस क्रिया को क्या बोलोगे? वो नीचे तो नहीं जा रहा, ऊपर तेल क्यों आ रहा है? यहाँ पे जैसे आपने लगाई, आग लगाई, तो तेल जो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाएगा, किस कारण आता है? जब तक दीपक खाली ना हो जब तक तेल आता रहता है, तो किस कारण आता है, कौन सी क्रिया कारण आता है? तो आता है केशिका क्रिया कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो बी इसमें बिल्कुल राइट होने वाला है। चलो आगे बढ़े। डी 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 गुरुत्वीय बल। अरे गुरुत्वीय बल हमेशा नीचे क्यों लगता है, ऊपर तो कहाँ लगा रहा है मेरे भाई? हैं, डी कैसे हो सकता है? गुरुत्वीय बल नीचे क्यों नहीं लगता है? बी, बी बिल्कुल राइट है। केशिका क्रिया के द्वारा जो होता है, आप दीपक हो तो दीपक में क्या करते हैं, जो आपके दीप की बत्ती होती है ना, उसके अंदर तेल कहाँ से आता है? मतलब केशिका क्रिया के कारण आता है। ठीक है, चलो भाई, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई एक बार, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मधुमक्खी पालन को कहते हैं, फटाफट फटाफट बताओ फटाफट, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? अब भाई देखो, एक पूछ रहा है शिवराज भाई, बोल रहा है सर साइंस का फादर कौन है? वैसे देखो बायोलॉजी के अंदर किसको माना जाता है साइंस का? जो अरस्तु भाई साहब थे अपने, उनको बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु भाई साहब को बोला जाता है। साइंस के पिता मान सकते हो आप उनको। ठीक है, ज़्यादातर बायोलॉजी में जितने भी मतलब साइंस के अंदर जो है आपके, बायोलॉजी ज़्यादातर उनको मान सकते हो आप। ठीक है, अरस्तु भाई साहब जो है वो हैं। और 20 में आंसर आ रहा है एपीकल्चर। एपीकल्चर आ रहा है भाई 15वें में आंसर, फटाफट। चलो इसमें सही है, बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एपीकल्चर बोला जाता है मधुमक्खी पालन को। सेरिकल्चर किसे बोला जाता है? रेशम कीट, रेशम कीट पालन, रेशम के कीटों का आप पालन करते हो उन्हें बोला जाता है सेरिकल्चर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। टीबी अस्थि, ये तो आप सभी को पता है, मैंने बताया था 2-3 दिन पहले। ये आपको बताना पड़ेगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही बताना है। टीबी अस्थि में होती है, यानी टीबी अस्थि कहाँ पे होती है? हाथ, गड़े, पैर, जिसमें किस में होती है? सिर में होती है, हाथों में होती है, पेट में होती है। टीबिया, टीबिया जो हड्डी होती है, ये किसके अंदर होती है? टीबिया और फिबुला दोनों बताओ मुझे। अब बताओ, टीबिया और फिबुला जो हड्डी होती है वो किसके अंदर होती है? कपाल में, भुजा, पैर या जांग में? फटाफट आंसर करो, कमेंट आना बंद कैसे हुए रे? इसका आंसर करो ना, टीबिया अस्थि किस में होती है? फटाफट इसका आंसर करो। कोई ए दे रहा है, कोई डी दे रहा है, क्या बात है? डी डी डी, सी सी सी, डी। जीतू गुर्जर दे रहा ए, उर्मिला जी दे रहे हैं ए, महेंद्र दे रहा है ए, सुनील कड़ेला दे रहा ए। अब भाई क्या कर, वास्तव में बहुत शानदार है ना, क्या पढ़ाई करते हो तुम। अरे गधेड़ो, मैंने तुम्हें, तुम वैसे भेड़ चाल ही चलने वाले हो। 2-3 3-4 दिन मैंने पहले नहीं बताया था कि जो फिबुला और जो फिबुला और एक होती है टीबिया, ठीक है, ये दोनों हड्डियां पैर के अंदर पाई जाती है ना, आपके घुटने से नीचे, और जो जो एडी है उसके ऊपर लंबी हड्डी होती है ना, 2 हड्डियां होती है यहाँ पे, उनमें एक तो होती है फिबुला और एक होती है टीबिया। तो ये दोनों पैर की हड्डियां हैं गधेड़ों। पता नहीं कहाँ रहते हो यार, थोड़ा ध्यान रखो। मैंने 2 दिन पहले मैंने बताया भी था कि भाई ये जो है पैर में होती हैं, टीबिया और फिबुला दोनों हड्डियां। सी इसमें बिल्कुल राइट होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। जो पढ़े थे उसको कहीं लिख लिया करो, छाप लिया करो कहीं कॉपी में। ऐसे नहीं कि आगे क्लास ली, देखा, और देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप वापस अपने नोट्स बना के रिवीजन नहीं करने वाले, कुछ नहीं होने वाला साइंस में, ये ध्यान रखना आप। सी, अब सी देने से क्या होगा भाई? पैर में होती टीबिया और फिबुला दोनों हड्डियां। ठीक है, और मैंने आपको ये कहाँ पे बताई थी, मैंने आपको ये चीज, शायद मैंने बताया था आपके जो कान की हड्डी आई थी स्टेपिज, सबसे बड़ी और छोटी हड्डी आई थी वहां पे बताया था शायद तक। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, ठीक है, जो जांग में होती है, और सबसे छोटी हड्डी होती है आपके कान में, जिसका नाम होता है स्टेपिज। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखा करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, लाल रुधिर कणिका में बनती, आपको बताना जो रेड ब्लड सेल है वो किस में, किसके अंदर बनेगी? यकृत में, अस्थि मज्जा में, वक्र या हृदय में? तो रेड ब्लड सेल होती हैं आरबीसी, सीधी सीधा बात बोल रहा हूँ, आरबीसी किसके अंदर बनती है ये बताओ मुझे।
आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? फटाफट इसका आंसर दो। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है, अस्थिमज्जा बोलते हैं मेरुदंड को, उसके अंदर होता है, या वक्र में होता है, या फिर वक्र बोलते हैं किडनी में होता है, या फिर हार्ट में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? फटाफट आंसर करो। गुड इवनिंग भाई सभी को। बी बिल्कुल राइट है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है बी में, ठीक है। और मानव के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है उसके अंदर कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक दो जीव की आरबीसी ऐसी है जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, कौन सा? कैमल, और एक होता है लिम्फो, उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी किसी की जीव में आरबीसी के अंदर केंद्रक कभी नहीं पाया जाता, ठीक है। ये दो ही अपवाद है आरबीसी में, ठीक है। उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है अस्थिमज्जा यानी मेरुदंड के अंदर। आरबीसी का जो अंत है, आरबीसी नष्ट कहाँ होती है? वो होती है प्लिया के अंदर, ठीक है। आरबीसी जो नष्ट होती है वो होती है प्लिया के अंदर। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक है। अनुमानित जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है प्लिया को, ठीक है। सारी चीजें ध्यान रखो और थोड़ा ढंग से पढ़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये चेहरे सीधे चाप लो कहीं पे भी, ठीक है। आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा होता है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। इसका आंसर बताओ। पराश्रव्य ध्वनि जो होती हैं, पराश्रव्य तरंगें होती हैं, की आवृत्ति विशिष्ट रूप से होती है। पराश्रव्य यानी जो सुनने वाली, नहीं जो सॉरी पराश्रव्य का मतलब होता है जो आप सुन नहीं सकते, ठीक है। नहीं, अच्छा 2 सेकंड रुको, हाँ क्या हो रहा। चलो इसका आंसर बताओ। पराश्रव्य जो तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है? जिनको आप सुन सकते हो उनकी आवृत्ति कितनी होती है? देखो एक, देखो इसमें बताओ, देखो एक तो था अपसर्वीय तरंगे, ठीक है। थोड़ा लेकिन डिस्प्ले कम है, देखो परा एक तो होती है अपसर्वीय तरंग, मैं आपको बोल के बता दूं, ठीक है। एक होती है अपसर्वीय तरंगे, एक होती है सर्वीय तरंगे, ठीक है, और एक होती है परासर्वीय। 3 टाइप की होती हैं, किरणों की रेंज होती है। इसमें वो किरणें आती हैं 20,000 हर्ट्ज से नीचे की जितने भी किरणें हैं वो आती है इसमें अंदर, जिसको अपन सुन नहीं सकते। जो कीड़े मकोड़े ची ची करते हैं वो अपन अपने कानों से वो ध्वनि अपन नहीं सुन सकते, उसको बोलते हैं अपश्रव्य, ठीक है। एक होती है श्रव्य, एक होती है श्रव्य, ठीक है। श्रव्य को आप सुन सकते हो, इसकी रेंज होती है 20 से लेकर 20,000 तक। कहाँ तक होती हैं? 20 से लेकर 20,000 तक इसकी रेंज होती है, हर्ट्ज तक रेंज होती है, जिसको आप आराम से सुन सकते हो, ठीक है। अब जो 20,000 से ऊपर जा रही है, जिसकी जो ध्वनि है, साउंड है 20,000 से ऊपर जा रहा है, वो भी आप नहीं सुन पाओगे, आपके कानों में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आपकी जो श्रव्य जो है तरंगे होती हैं उनकी मतलब रेंज होती है 20 से लेकर 20,000 तक, ठीक है। ये ध्यान रखना एक तो। और आपको पूछा पराश्रव्य, तो इनकी रेंज कहाँ होगी? इनकी रेंज कहाँ होगी बताओ? इसकी रेंज कहाँ होगी? पराशरी में मैंने अभी आपको बताया किस कौन सी होगी, जो है आपके 20,000 से भी ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना ऊपर वाला कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई 150 प्लस कर दो फटाफट, 150 होने चाहिए आज की क्लास में। शानदार क्वेश्चन है, सभी शानदार क्वेश्चन है। अगर नहीं भरोसा है तो देख लो पूरी क्लास लेके, आपको प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो आपको कुछ सिखाएगा, ठीक है। चलो ये बताओ, अब ये बताओ, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अस्थि मज्जा में आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? आपको बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि जब आपको आरबीसी का निर्माण है उसका जो निर्माण कहाँ होता है? मेरुदंड अस्थि मज्जा में होता है। तो कौन सा हार्मोन जो होता है आरबीसी को बढ़ाने में सहायता करता है? चारों हार्मोन दिए हैं आपको, फटाफट इसका आंसर दो। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आरबीसी को बढ़ावा देता है? गुड इवनिंग आप सभी को। चलो इसका आंसर दो। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट। कौन सा हार्मोन है जो आपको आरबीसी को बढ़ावा देता है? तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन राइट होगा फटाफट कमेंट करो भाई फटाफट। ए सी, ए। वेरी गुड भाई हैं, ए बोल रहे हो, मजा नहीं आ रहा भाई, ए मत बोलो। अरे जो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है वो आरबीसी को बढ़ावा देता है, तो सी ऑप्शन राइट होगा ना इसमें। एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होता है वो बढ़ावा देता है आरबीसी के, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है उसको निर्माण को कौन कंट्रोल करता है? तो एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सर जी कौन सा? अब मैंने मेरा नाम नहीं बताया था क्या रे। चलो
25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर होता है? 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर होता है? फ़ारेनहाइट में बताना आपको, ठीक है? फ़ारेनहाइट में बताना है आपको। फटाफट इसका आंसर कमेंट करो भाई। इसका आंसर कितना होगा? चलो इसके साथ साथ मुझे एक चीज़ और बताते जाओ, आपके शरीर का टेम्परेचर कितना कितना होता है? देखो, एक तो बताओ मुझे फ़ारेनहाइट में, एक बताओ मुझे सेल्सियस में, और एक कौन किस में बताओगे? एक बता दो मुझे केल्विन में। चलो तीनों में बताओ, केल्विन में कितना होता है? इसके साथ ये भी आंसर दो, इसका आंसर भी दो भाई। 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितने डिग्री के बराबर होता है? तो होता है आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, 77, ठीक है, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा 77, ठीक है। और अब आपको देखो, सामान्य तापमान आपको पता होगा जो व्यक्ति का होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में तो केल्विन में कितना होता है? 310, ठीक है, ये होता है केल्विन में। और इसमें होता है 98.6, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। फ़ारेनहाइट में होता है 98.6, सेल्सियस में होगा 37 डिग्री, आप सभी को पता है, और केल्विन में होता है 310, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़े, चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? बहुत ही शानदार, और आपने 10th क्लास में पढ़ा है ये क्वेश्चन आपके 10th क्लास में पढ़ा है। हनुमान टेम्परेचर, अरे भाई 98.6 होता है। इसका आंसर दो मुझे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद यानी लास्ट प्रोडक्ट क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? फटाफट कमेंट करो। अरे हाँ भाई, दुर्गेश है मेरा नाम। अब कमेंट मत करो बार बार, आंसर बताओ पहले। बताना है आपको, आपके 38 में से कितने सही होते हैं? फटाफट बताओ, अब इसका आंसर बताओ। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद कौन सा है? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, उसका सबसे लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, आपको बताना है। बी और डी बोल रहे हैं, कोई कोई ए बोल रहे हैं। वेरी गुड, आपने 10th क्लास में सही ढंग से साइंस नहीं पढ़ी भाई, ये तो पक्का तय हो गया आज। ये तो आप पक्का तय हो गया कि आपने 10th क्लास के अंदर साइंस ढंग से नहीं पढ़ी। सी आंसर दे रहे हैं काफ़ी, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आपको पता है अपने अंदर जो ऊर्जा होती है वो होती है कैलोरी में, कैलोरी, ठीक है। अब बताओ, पेड़ पौधों के अंदर ऊर्जा किस में होती है? स्टार्च में होती है, ठीक है। तो स्टार्च यानी मंड, मंड बोलते हैं ना स्टार्च को, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा ना। आप कोई डी प्रोटीन बता रहा है, कोई वसा बता रहा है, कोई डी बता रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखो, पौधों के अंदर जो ऊर्जा होती है वो स्टार्च के अंदर होती है, मंड के अंदर होती है, ठीक है। चलो ध्यान रखो इस चीज़ का। 10th क्लास में आपके शायद ये कौन सा चैप्टर होगा, वो प्रकाश संश्लेषण वाला है ना, फोटोसिंथेसिस वाला, वो आपने अगर सही ढंग से पढ़ा होता तो आपको इसका आंसर आज पता होता। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बताओ, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? 7th क्लास में है शायद, या तो 8th क्लास में या 7th क्लास में होगा। ये पक्का मुझे पता है जरूर, लेकिन है कौन सी क्लास में ये मुझे पता नहीं, अब इतना याद नहीं रहता भाई कौन सी क्लास में। ये विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है कौन से धातु का बना होता है? फटाफट बताओ। और आपकी 9 बजे जो है मैराथन क्लास होने वाली जीके की, इस चीज़ का ध्यान रखना, सभी को आना भाई लाइव इस टाइम, ठीक है। 9 बजे आपकी मैराथन क्लास होने वाली जीके की, उसमें आना सभी को। इसका आंसर बताओ मुझे। वेरी गुड, इसमें बहुत सारे आंसर करें। इसमें अब भी देखो, ओ मोम बता रहा बी, अरे भाई बी, बी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है। टंगस्टन धातु का बना होता है फिलामेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना शानदार क्वेश्चन था। बी एल्यूमिनियम का, अरे एल्यूमिनियम बता रहे कोई, कहाँ रह रहे हो रहे हैं, कौन सी गुफा में हो पता नहीं। अरे इसका टंगस्टन होगा, आपने पढ़ा नहीं 6, 7, 8 में? कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ना टंगस्टन। नहीं पढ़ा हो तो बुक देख लेना आप, शायद 7th या 8th क्लास की, ठीक है। ये बोल रहे, देखो कैलाश भाई साहब बता रहे हैं कि 11वां पार्ट है 10th क्लास के अंदर, 21वां प्रश्न है। लो देखो अब बताओ, है, मैंने बोला है। और ये शायद 7th क्लास में भी है आपके। 7th क्लास की बुक देखना आप साइंस की, उसके अंदर है। जो विद्युत बल्ब जो होता है वो कौन सा फिलामेंट है उसके अंदर, मतलब फिलामेंट जो बना होता है वो कौन से धातु का होता है,
वो टंगस्टन का होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई, शरीर की कैलोरी की आवश्यकता जो होती है गर्मियों के अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब आपको बताना है आपका जो शरीर होता है उसको आपको सर्दियों के अंदर अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है गर्मियों की अपेक्षा। क्यों, इसका कारण बताना है। उसका कारण बताना है कि आपको जो है सर्दियों में अधिक ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ती है। ये बोल रहा है शुरू भाटी, बोल रहा है कि 11वीं कक्षा में नहीं है, नहीं 10वीं कक्षा में नहीं है। तो भाई देख ले, है 10th से नीचे नीचे है, देख लो एक बार जाके बुक, ना भरोसा हो सर्च कर लेना, कहीं पे भी देख लेना आपके पास बुक हो तो। ये क्या बोला है, टंगस्टन तो डेगाना नागौर में है जीके में। अरे भाई वेरी गुड, कितने तेजस्वी हो, है ना। चलो बताओ, बुद्धि तो बहुत है, लगाते बहुत हो आप बुद्धि, है ना। मनोज बोल रहा है मेरा नाम लो, खुश भाई। चलो एक बार क्लास को शेयर करके आओ और इसका आंसर बताओ मुझे, आपके शरीर को सर्दियों में अधिक ऊर्जा की क्यों जरूरत पड़ती है। इसका आंसर दो पहले। सी सी बता रहे हो, वेरी गुड, आप सभी सी को बता रहे हो, सही है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका जो शरीर है, जो टेम्परेचर है आपके शरीर का, उसको एकदम नियत बनाए रखने के लिए आपको जो है अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। आपके शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर को एकदम नियत बनाने के लिए, यानी एक लेवल 37 डिग्री बनाए बनाए रखने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। क्योंकि ठंड के अंदर अधिक ठंड पड़ती है, ऐसे नहीं कि अपना शरीर जो है ठंडा हो जाए। ठीक है, अपन जो आते हैं कौन से में आते हैं, नियत तापमापी, यानी अपन आते हैं मतलब गर्म खून वाले। ठीक है, गर्म खून वाला एक होता है ना, जंतुओं को दो भागों में विशेष रूप से बांटा जाता है, एक तो होता है गर्म रक्त वाले और एक होता है ठंडे रक्त वाले। ठंडे रक्त में वो आते हैं जो अपने वातावरण के अनुसार अपना टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं, जैसे मछलियाँ वगैरह हो गई, मगरमच्छ हो गया, ये सभी जो है अपना टेम्परेचर चेंज करते रहते हैं। लेकिन मनुष्य जो अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता, वो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, उसका तापमान हमेशा 37 डिग्री रहेगा। तो ये गर्म खून वाला है, कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, नहीं कोल्ड ब्लडेड नहीं, सॉरी, गर्म खून वाला इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। चलो, अपना तापमान नियत बनाने के लिए वो क्या करता है, अधिक ऊर्जा को, मतलब अधिक ऊर्जा उसकी जरूरत पड़ती है, अधिक ऊर्जा की उसको। चलो इसका आंसर बताओ, निम्न में से किसी बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। फटाफट इसका आंसर करो, इसका आंसर करो। केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आपने कहीं भी इसको। बडिंग के माध्यम से किससे तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग आपके खमीर बनाने में और ब्रेड बनाने में किया जाता है। बडिंग के माध्यम से किसको तैयार किया जाता है, तो तैयार किया जाता है यीस्ट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आज पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, आपने पढ़ा होगा पहले, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग। नहीं भाई, स्टीफन हॉकिंग, ये पेनिसिलिन जो है ये है आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, और स्टीफन हॉकिंग जुड़े हैं फिजिक्स से। ठीक है, तो स्टीफन जो ये हॉकिंग है ये नहीं होंगे। ठीक है, ये नहीं होगा, सी बता रहे सभी, लेकिन ये सी नहीं होने वाला। दूसरा आंसर कमेंट करो कोई, एक ऑप्शन मैंने हटा दिया सी। अब बताओ। भूमिका जी बोल रहे सर टॉपिक वाइज पढ़ाओ। अरे भाई टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए तो थे, क्या हो टॉपिक वाइज तुम आते नहीं हो, फिर किसको पढ़ाऊँ मैं। एक दो जना आते टॉपिक वाइज देखने, मज़ा नहीं आता फिर। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो भी सेम चीज़ है, और ऐसे पढ़ाएंगे तो भी सेम चीज़ है। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, टॉपिक वाइज पढ़ोगे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। तो आप अभी फ़िलहाल मिक्स में करो, फिर आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे, फिर उसके बाद आप नोट्स पढ़ के फिर अपन जो है एकदम ढंग से तैयारी करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, यानी उसमें सिर्फ मैं टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं यहाँ पे थ्योरी नहीं करवाने वाला। ठीक है दोस्तों, थ्योरी जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको एकदम सिंपल भाषा में, नोट्स आपके बिल्कुल सिंपल भाषा में होंगे। ठीक है, अरे भाई कल्पना जी साइंस अच्छी हो जाएगी, आप ट्राई तो करो। हम कौन से मतलब पहले से सीख के आए थे, ऐसा थोड़ी कि हम भाई जब छोटे बच्चे थे तब सीख के आए थे अपनी, ऐसा थोड़ी है, सब पढ़ के ही सीखते हैं, आप भी पढ़ो, पढ़ने से सब होता है। चलो इसका आंसर दो, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। देखो इसका आंसर दो मुझे फटाफट, इसका पहले तो ए फ्लेमिंग,
नहीं भाई, ए वाला फ्लेमिंग नहीं होगा, बी वाला फ्लेमिंग होगा, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो है ये 12th क्लास में है, ये 12th की बायो की बुक में है। पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। कल केमिस्ट्री पढ़ाना। हाँ भाई, केमिस्ट्री पढ़ाई तो फिर अभी तुम नए नए हो, केमिस्ट्री पढ़ी तो तुम्हें कुछ पढ़ लेना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा अभी देखो इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे तो मैं बताता चलूँगा आपको, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत हार्ड पड़ जाएगी, केमिस्ट्री के क्वेश्चन अपन करेंगे, नोट्स सही सर सब मिलेगा आपको। देखो आप पढ़ो धीरे धीरे, धीरे धीरे एक दिन में कोई जो है वो महान ज्ञानी नहीं बन सकता, धीरे 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 मना धीरे सब कुछ हो, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ो आप, सभी को सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब बताओ पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। चलो तुलसी राम जी बोले सर मेरा नाम लो। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। ओके भाई, तुलसी राम जी ले लिया। अगला क्वेश्चन बताओ, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का कलर जो होता है थोड़ा हल्का सा पीला होता है? आपको पता हुआ गाय का दूध एकदम बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता, उसका जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है, किस कारण होता है? जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन, राइबोलोस या फिर कैरोटीन? इसका आंसर बताओ फटाफट। हाँ भाई, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, वेरी गुड भाई, सही है। सफलता कर्म की नींव पर आधारित होते हैं, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा होती है वो जगत और भक्त नहीं देखते, वेरी गुड, बहुत शानदार लाइन। देखो बताओ इसका आंसर बताओ। जो गाय के जो दूध का कलर होता है हल्का सा जो है येलो कलर का क्यों होता है, आपको बताना, फटाफट इसका आंसर करो। कौन किस कारण होता है? तो वो होता है आपके कैरोटीन के कारण, ठीक है। कैरोटीन एक आपको पता है पिगमेंट है, जिसके कारण जो होता है गाय के जो दूध का कलर होता है हल्का पीला होता है। और आपने देखा होगा गाजर, गाजर के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? इसका आंसर तुम करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। इसका आंसर तुम्हें करना, मैं नहीं बताने वाला। फटाफट इसका आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रवीय जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका बोलते हैं इसको हिंदी में। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम, ये होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, जो प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगा लेकिन जो एनिमल सेल है उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कौन सा कोशिकांग है? तो आप सभी को पता है हरित लवक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता। कोई मेरा भाई बी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, अरे भाई चलो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है सबसे बड़ा जो अंतर होता है जंतु यानी जीव वाली सेल जंतु कोशिका और जो प्लांट कोशिका होती है पादप कोशिका, उसमें सबसे बड़ा अंतर होता है कोशिका भित्ति का, ठीक है। और एक होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक का। हरित लवक आपने सुना है कभी? जो जंतु की कोशिका में हरित लवक मिलता है आपको? कभी नहीं मिलता ना, वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। और एक चीज होती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। बाकी सभी दोनों में लगभग सेम होते हैं, ठीक है। ये दोनों मेन मुख्य यही हैं दोनों, ठीक है। एक तो हो जाएगा प्लाज्म सॉरी कोशिका भित्ति सेल वॉल, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ये दोनों पादप कोशिका में तो होंगे लेकिन जो जंतु कोशिका है उसके अंदर नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, दूध के दही के रूप में जमने का कारण, ये तो सभी को पता है, दूध से दही बनने का प्रमुख कारण क्या है? दूध से दही बनने का प्रमुख कारण क्या है? दीपिका जी बोल रही आई लव साइंस, बायो इज माय फेवरेट, वेरी गुड भाई, ठीक है। वैसे ही लड़कियों का ज़्यादा सब्जेक्ट जो फेवरेट होता है वो होता है बायो ही होता है। अगर साइंस ली तो लड़कियां ज़्यादातर बायो में होगी, मैथ कभी नहीं लेगी, ये श्योर है। ये मतलब कोई एक का दुक्का होगा जो मैथ लेगा, बाकी मैथ लड़कियां बिल्कुल मैथ कम लेती हैं। भूमिका जी बोले सर मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री ही आती है। अच्छा भूमिका जी बोले मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री ही आती है। अच्छा बायो में कमज़ोर हो, कोई नहीं, वेरी गुड। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब बहुत अच्छे सब्जेक्ट है दोनों। इसमें बताओ मुझे, सी बता रहे और कोई डी बता रहे, ईस्ट बोल रहे हो। कमलेश जी ईस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ए बोला दो बंदों ने, रिया मेघवाल है उन्होंने ए बोला, और एक एम के प्रजापति उन्होंने भी ए बोला है। ए नहीं होगा भाई, इसमें होगा सी। मैंने आपको बताया 2-3 दिन पहले,
मतलब रोज क्लास में बताता हूँ कि जब भी दूध या कोई भी दूध से संबंधित जब भी आए शब्द आता है दूध से संबंधित, तो आपको हमेशा लैक्टो पे चलना है। तो लैक्टोबैसिलस जो एक प्रकार का जीवाणु है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलो लैक्टो ध्यान रखना, लैक्टो से जो है आप दूध से बने जितने भी शब्द होंगे, दूध से जितने भी प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं, तो वो उसमें अगर लैक्टो दिख रहा है कहीं और ऊपर प्रश्न में दूध है तो ध्यान रखना आपका जो है लैक्टो वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्यों, क्या बोल रहा है? अगला क्यों क्या, ये क्या बोल रहा है? ऐसा क्यों होता सर? कौन सा ऐसा क्यों होता भाई? चलो इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था, यानी जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, फिक्सिंग का मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है, ऐसा कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है? फटाफट बताओ इसका आंसर, इसका आंसर दो फटाफट। चलो टाइम, चलो टाइम हो रहा है, फटाफट आंसर दो इसका फटाफट। डी बता रहे हो सीता, डी क्या प्रोटीन, राइजोबियम, डी बिल्कुल सही है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो काम करता है वो करता है राइजोबियम। और आपको पता है, मैंने बताया था आपको 2 दिन पहले, राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो कहाँ पाया जाता है? फलीदार जो पौधे होते हैं ना, जो फलीदार जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों के अंदर पाया जाता है ये राइजोबियम। और ये क्या करता है? नाइट्रोजन को किस में बदलता है? नाइट्रेट में बदलता है और पौधे को सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये काम होता है राइजोबियम का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने शायद छोटी कक्षा में ना पढ़ा हो, अब पढ़ लेना ढंग से। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? तो राइजोबियम करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अपना जो टाइम है वो ज़्यादा हो रहा है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ये किससे बना होता है? आपको पता है प्रोटोप्लाज्म जो होता है, प्रोटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य बोल सकते हो, वो उसमें उसके अंदर क्या क्या होता है, किससे बना होता है? फटाफट आंसर करो। जो जीव द्रव्य होता है वो किससे बना होता है? आपको बताना, जो जीव द्रव्य होता है जो कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं ना, ये छोटे छोटे, ये जो लिक्विड होता है ये किसका बना होता है? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य किसका बना होता है? तो वो बना होता है, देखो उसके अंदर कोशिका द्रव्य भी होगा, केंद्रक द्रव्य भी होगा और अन्य कोशिकांग भी होंगे। तो ये पूरा जो होता है इसके अंदर कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग सभी मिक्स होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटोप्लाज्म बनता है वो सभी के मिक्सचर से बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अपना जो है थोड़ा एक्सप्लेन करने में जो समय है वो ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो अपन थोड़े तेज चलेंगे कल से। ध्वनि की आपको समझ में आना चाहिए, बस मेरा उद्देश्य है कि आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए भाई। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा, हाय भगवान, क्या बोला? हाय भगवान अभी तो बोला, ये क्या बोल, सीता किंग क्या बोल रहा है? इसका आंसर दो मुझे। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? आपको बताना है। मेल और फीमेल की जो वॉइस होती है उसके अंदर डिफरेंट होता है। आपको पता है मेल की जो वॉइस वॉइस होती है, जो आवाज़ होती है वो होती है बारी, और जो फीमेल होती है उसकी आवाज़ एकदम तीखी होती है। तो उस मतलब उस गुण को क्या बोलते हैं, आपको ये बताना। प्रबलता, गुणवत्ता, या फिर प्रवासता, या फिर तारत्व। तारत्व का जो है आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। तारत्व जो है बिल्कुल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ध्यान रखना, पिच बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यानी कि जो लेडीज होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनकी जो आवाज़ होती है थोड़ी पतली होती है, थोड़ी क्या बहुत पतली होती है। अगर वो चिल्लाएगी तो बहुत दूर तक उनकी आवाज़ जाएगी, लेकिन अगर मेल चिल्लाता है, यानी आदमी जब चिल्लाता है तो उसकी आवाज़ बहुत मतलब ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। तो इसका मुख्य कारण होता है उसका जो तारत्व होता है। मादाओं की जो ध्वनि होती है, जो फीमेल की ध्वनि होती है, उनका तारत्व बहुत अधिक होता है, जिस कारण वो एकदम तीखी आती है, तीक्ष्ण आती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रिया आपने सुना होगा, जब आप किसी गर्म चीज को छूते हैं या फिर नुकीली चीज को छूते हैं तो अपना हाथ तुरंत वहां से हटा लेते हो, तो वो प्रतिवर्ती क्रिया होती है। इसका जो केंद्र होता है, नियंत्रण होता है, वो सब कहाँ पे होता है? कौन इसको कंट्रोल करता है? इसका आंसर बताना आपको। फटाफट इसका आंसर दो, फटाफट दो भाई, 2 सेकंड में आप इसका आंसर, बहुत समय हो रहा है, फटाफट इसका आंसर दो, 9 बजे वाली क्लास होने वाली है। चलो इसका आंसर हो जाएगा आपके कशेरुकी रज्जु, या फिर जो मेरुदंड होता है ना, ठीक है, उसके अंदर बोन मैरो होता है, उससे जो है ये सारी चीजें जो है कंट्रोल होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलो आपको बात लास्ट में बताना, आपको भाई कमेंट में कि कितने प्रश्न जो है आपके सही हुए, आपको भाई कमेंट जरूर करना है।
आपके कितने क्वेश्चन जो है 38 में से सही होते हैं, ताकि मुझे पता चलेगा आप कितने मतलब अभी तक पानी में हो, कितने बार हो। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। जापान में आपको पता है 2 परमाणु बम गिराए गए थे सबसे पहले, उन परमाणु बमों का नाम क्या था? फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चल रही है क्लास की बफरिंग हो रही हो? कमेंट करो तो एक बार। सब सही चल रहा है ना? जापान के अंदर जो परमाणु बम गिराए गए थे उनका नाम क्या है? फटाफट इसका आंसर करो, कमेंट नहीं आ रहे। चलो इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। लिटिल बॉय और फैट मैन जो है उन दोनों का नाम था। ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन जो है उन दोनों का नाम था। ठीक है, तो ध्यान रखना। जापान के अंदर आपको पता है नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर जो 2 बम गिराए गए थे परमाणु बम, उनका नाम लिटिल बॉय और फैट मैन था। ठीक है, सभी ने बताया ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बताओ, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो आपकी जो मुंह में लार आती है उसके अंदर पाया जाता है? फटाफट इसका आंसर बताओ। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार के अंदर पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या फिर टाइलिन? फटाफट इसका आंसर करो। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो आपकी लार के अंदर पाया जाता है और आपके भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए पेप्सिन। नहीं भाई, पेप्सिन आपको पता है कहाँ पाया जाता है? पेप्सिन का श्रावण कहाँ से होता है आपको पता है? हमें कमेंट कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो यार तुम? ये आपने नहीं पढ़ा क्या 10th क्लास में पाचन तंत्र के अंदर ये सब्जेक्ट नहीं था कि मतलब चीज नहीं थी क्या कि लार का पाचन आपके कहाँ होता है? डी टाइलिन। ठीक है, लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन बता रहे तो सही टाइलिन होगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब देखो क्लास फटाफट खत्म करनी है, 4-5 क्वेश्चन बच रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है? मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर, जो नाभिक के बड़े बड़े भट्टे होते हैं उनके अंदर जो है मंदक के रूप में कौन सा जो पदार्थ वो काम करता है इन चारों में से? ठीक है, उसका रासायनिक सूत्र मैं बता दूं D2 होता है। अब बता दो मुझे D2 यानी कि किसको बोलते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? उसका रासायनिक सूत्र होता है D2। अरे D2O क्या है? भारी जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो चलो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा फटाफट। वेरी गुड, वाटर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। चलो आपकी 9 बजे वाली क्लास जो है शुरू होने वाली है और आप सभी को जुड़ना है इसके अंदर। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा होती है एसिड रेन, उसका पीएच मान कितना होता है? जो एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा होती है, उसका पीएच मान कितना होता है? आप सभी को पता है अगर किसी भी पदार्थ की पीएच 7 से कम है तो होता है एसिड, और अगर 7 से ज़्यादा होता है वो होता है बेस यानी कि क्षार। तो अब देखो यहाँ अम्ल वर्षा की बात कह रहा है, तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन बच गया? क्योंकि ये सभी सारी ऑप्शन दिए हुए देखो। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए 5.5 से भी कम होता है, वो क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, चलो पीएच मान कितना होता है? 5.5 से भी कम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोएंसोफोलोग्राफी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? ईईजी का जो है प्रयोग किसकी निगरानी यानी किसको देखने के लिए, किसको जांच करने के लिए किया जाता है? फटाफट आंसर करो इसका। 37 नंबर का क्वेश्चन का जो है आंसर करो आप फटाफट, फटाफट आंसर करो। चलो इसका आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर हो जाएगा आपके कौन सा हो जाएगा? फटाफट कमेंट करो, एक बार कमेंट कर लो फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? मस्तिष्क। ठीक है, यानी ईईजी किसका किया जाता है? मस्तिष्क का किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। हृदय का बोल रहा, हृदय का नहीं होगा भाई। ठीक है, एक होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, वो होती है हृदय के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? जल संक्रामक रोग कौन सा? इनमें से पीलिया, अक्षय रोग, रेबीज या फिर गठिया रोग? फटाफट इसका आंसर करो, एक बार कमेंट कर लो, फिर अपन अपन जो है 38 क्वेश्चन अपने पूरे हो जाएंगे और आपको कमेंट करना है कि आपके 38 में से कितने राइट होते हैं। फटाफट इसका कमेंट करो, इसका आंसर बताओ मुझे। जल संक्रामक रोग कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। पीलिया रोग होता है, वो होता है जल संक्रामक रोग। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, और आपके जो है आज 38 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं।